आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण पर वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ समस्त श्यामपट पूर्तियाँ कर ली। फिर उसके पश्चात विषय वस्तु सार, जिसमें हमने लिखा है कि जिस शब्द में कोई विकार यानी परिवर्तन ना हो उसे अवयव कहते हैं। इन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारकों से प्रभावित होकर नहीं बदलता। ये 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। जिन शब्दों से कार्य होने का समय पता चले वो कालवाचक है, स्थान का पता लगे स्थानवाचक और नाप तोल का पता लगे परिणामवाचक। और जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्य विचार: क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर मुख्य तथ्य लिखे हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया का नापतोल बताते हैं। मुख्य शब्दावली हमने लिख ली। अविकारी का अर्थ क्या है, काल, भेद, स्थानवाचक और अवयव का क्या अर्थ है, ये हमारे मुख्य शब्दावली है। फिर यहाँ पर हमने उद्देश्य लिखे। उद्देश्य में हमने यहाँ लिखा शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके 2 भाग हैं: भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो हमारा क भाग है उसका हम यहाँ लिख रहे हैं कि विद्यार्थी क्रिया विशेषण में आए शब्दों, काल, अवयव, परिणाम वाचक आदि का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे और उनका प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। क्रिया विशेषण में अशुद्ध जो त्रुटियां हैं उनको पहचान सकेंगे। क्रिया विशेषण के उदाहरण और उनकी तुलना कर सकेंगे। फिर विद्यार्थी क्रिया विशेषण के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेंगे और क्रिया विशेषण के माध्यम से व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। दूसरा हमारा उद्देश्य है अर्थ ग्रहण, जिसका 2 भाग हैं: सुनकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण, जिसका हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है कि विद्यार्थी क्रिया विशेषण को धैर्यपूर्वक सुन सकेंगे और निहित महत्वपूर्ण विचारों, भावों, तथ्यों का चयन कर सकेंगे और क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जान सकेंगे। क्रिया विशेषण को बता सकेंगे, क्रिया विशेषण को मनोयोग पूर्वक पढ़ सकेंगे और पढ़कर उसके भेदों तथा व्याकरण के बारे में पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तो अर्थ ग्रहण का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये है। फिर उसके पश्चात हमारा अगला तीसरा उद्देश्य है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का है कि विद्यार्थी क्रिया विशेषण पढ़कर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, क्रिया विशेषण और उसके भेदों को पढ़कर शुद्ध वाचन वाक्य रचना कर सकेंगे। फिर हमारा है अगला उद्देश्य कौशल, शुद्ध वाचन और लेखन की क्षमता, कि विद्यार्थी कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को मनोयोग पूर्वक शुद्ध रूप से पढ़ सकेंगे और उचित स्थान पर सही क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए शुद्ध वाक्य बना सकेंगे। फिर अभिरुचि है कि भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, विद्यार्थी क्रिया विशेषण पढ़ने में रुचि ले सकेंगे और पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य व्याकरण की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास, क्रिया विशेषण पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य व्याकरण की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे और क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख सकेंगे और क्रिया विशेषण पढ़ने में मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर सकेंगे। अभिवृत्ति का मतलब है आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का तरीका, और अभिरुचि का अर्थ है आपका इंटरेस्ट, कि अगर यदि आप जिस चीज को आप पढ़ेंगे आपकी रुचि विकसित होगी तो आप उससे संबंधित अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। और जिस चीज में या जिस विषय में हमारी रुचि होती है वैसा ही हमारा अभिवृत्ति का विकास होता है, हमारे एटीट्यूड डेवलप होता है। फिर है शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान
ठीक है, शिक्षण विधि है हमारी आगमन निगमन विधि और प्रश्नोत्तर। अब हमारे प्रस्तावना प्रश्न है कि हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की। जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? क्रिया। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उसके पश्चात उद्देश्य कथन। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हम क्रिया विशेषण और उसके भेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये क्रिया विशेषण का हमने यहाँ पर अपना मिनिएचर बनाया है। जो हमारे टीचिंग एड सहायक सामग्री होती है वो ये है, ठीक है, जिसमें हमने क्रिया विशेषण और उसके यहाँ पर चारों क्रिया विशेषण लिखा है और उसके ये 4 भेद बताए हैं। अब यहाँ हमने हमारा शिक्षण बिंदु है क्रिया विशेषण, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट सार। विकासात्मक प्रश्न है कि छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर वाक्य लिखकर छात्रों से प्रश्न पूछेगी। सीता मधुर गाती है, वह अभी आया। श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा है? मधुर और अभी। ये रेखांकित वाक्य है। यहाँ रेखांकित का मतलब है कि हमने यहाँ पर इसको रेखा खींची हुई है। फिर वे शब्द वाक्य में किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पर आप चित्र दिखाते हुए क्रिया विशेषण के भेद, ये जैसे हम ये चित्र दिखाते हुए, ये चित्र दिखा रहे हैं हम, इसको दिखाते हुए हम क्रिया विशेषण के भेद बताएंगे कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिणामवाचक है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। नियमीकरण किया हमने कि छात्राध्यापिका क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखवाएगी। महेश तेज दौड़ता है, तनिक कम बोलो। उपयुक्त वाक्यों में तेज कम में क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चे अपनी पुस्तक में लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा जो है श्यामपट्ट, यहाँ पर जो है श्यामपट्ट सार है। उसके पश्चात दूसरा है कालवाचक। ये हमारे उदाहरण वाक्य है कि राम कल आएगा, गौरव अभी आया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? कल। कल ये रेखांकित है और अभी। ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? समय का। जैसे कि राम कल आया, तो कल क्या है? समय है। गौरव अभी आया, यहाँ अभी जो है वो समय का बोध है। समय का बोध होना कौन से क्रिया विशेषण में पाया जाता है? ये समस्यात्मक है। अब हमारा यहाँ पर कथन है कि जिस वाक्य में समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण में सम्मिलित किया जाता है। नियमीकरण कर दिया यहाँ पर हमने, वही कालवाचक की हमने परिभाषा बता दी। उसके पश्चात हमारा तीसरा है स्थानवाचक। जैसे यहाँ बहुत अंधेरा है। दूसरा है दूर मत जाना, अंदर कौन है। अब इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा है? यहाँ, दूर और अंदर। जैसे यहाँ, दूर और अंदर, ये रेखांकित शब्द हैं। ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? स्थान का। अन्य कौन से शब्द स्थान का बोध करवाते हैं? जैसे अन्य शब्द पास, भीतर, बाहर, यहाँ, वहां, तहां, नीचे, किधर, दाएं, बाएं आदि, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी स्थान का बोध करवाते हैं। जैसे राम नीचे है, दाएं तरफ नल है, तो यहाँ पर जो है नीचे, दायां, ये सभी जो है वो स्थान का बोध करवा रहे हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द में क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। वह अधिक बोलता है, अल्पभाषी बनो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? अधिक और अल्पभाषी, ये रेखांकित है। ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? परिणाम का। अब उसके पश्चात हमारा कथन है कि अन्य शब्द अति, अत्यंत, बहुत, कुछ, पर्याप्त, कम, बूंद, थोड़ा, स्वल्प, प्राय आदि शब्द क्रिया के नाप तोल का बोध करवाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो।
परिणाम का बोध हो रहा है ना यहाँ पे। तो जैसे कोई भी चीज ज्यादा है, अति है, अत्यंत है, बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, पर्याप्त ही है, कम है, ये सभी परिणाम का बोध करवा रहे हैं। तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नियमीकरण हो गया जिसमें हमने परिणामवाचक की विशेषता बता दी कि दिन जल्दी ढलता है, पीटी उषा तेज दौड़ती है। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? जल्दी और तेज। जल्दी जल्दी और तेज, ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? कार्य करने के तरीकों का। तो कार्य करने के तरीकों का व्याकरण में क्या कहते हैं? कार्य करने के तरीके को व्याकरण में रीति कहा जाता है। इसके अन्य शब्द है जैसे अचानक, सहसा, झटपट, सुखपूर्वक इत्यादि। यहां हमने नियमीकरण कर दिया। यहां हमने रीतिवाचक विशेषण लिख देते हैं। रीतिवाचक विशेषण, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमने सारे मूल्यांकन प्रश्न बना लिए, जो आप जैसे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। जैसे रीतिवाचक की विशेषता बताइए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कालवाचक और स्थानवाचक में अंतर क्या है, और ये सभी इस तरीके के आप प्रश्न बना लेंगे। फिर उसके पश्चात गृह कार्य, जैसे कार्य विशेषण की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों का एक एक उदाहरण दीजिए।